नमस्कार दोस्तों। वर्ड स्टडी की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम भूगोल विषय की अनेक जानकारियों के साथ पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं और हम अपनी पुरानी ही कड़ी को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम भूगोल विषय की शब्दावलियों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है मोशंस ऑफ अर्थ, यानी इसको अगर हम बात करें तो इसको हम कहेंगे पृथ्वी पृथ्वी की गतियां। तो इसको हम क्या कहेंगे, मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियां। तो आज हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, अगर हम पृथ्वी की गतियों पर चर्चा करें तो ये दो प्रकार की होती हैं। अगर देखें हम तो एक होती है आपकी, जिसे हम लोग कहते हैं दैनिक गति, और दूसरी होती है, या इसे हम लोग जो है घूर्णन गति भी कहते हैं, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो रोटेशनल मूवमेंट। ठीक। उसके बाद दूसरी होती है जिसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि परिक्रमणीय गति। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि पहली गति है आपकी दैनिक गति, दूसरी है आपकी रिवोल्यूशन यानी कि परिक्रमणीय गति। तो जो आपकी घूर्णन है उसी को ही रोटेशन कहा जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोशन शब्द का अर्थ। तो अब इस विषय को अब हम व्यापकता प्रदान करते हैं। तो मित्रों, दैनिक गति के अंतर्गत पृथ्वी क्या करती है। दैनिक गति के अंतर्गत पृथ्वी का, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है इस तरह से, और इसका अपना एक, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इसका जो है एक अपना, अगर हम बात करें अपना एक जो है एक्सिस, इसका क्या नाम है, एक्सिस। ठीक। अब ये एक्सिस जो है, इस एक्सिस के सहारे ही पृथ्वी जो है ईस्ट से वेस्ट, सॉरी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में गति करती है। ठीक। तो वो अपने एक्सिस पर गति करती है, इसलिए उसे रोटेशनल मूवमेंट या घूर्णन गति। ठीक। तो अब मुझे लगता है आपको रोटेशनल या घूर्णन गति में समझ में आ गई होगी। तो इस घूर्णन गति के क्या क्या प्रभाव होते हैं, अब हम उन पर चर्चा करें। अब हम चर्चा करने वाले हैं घूर्णन गति
के प्रभाव। ठीक, तो अब इसके अंतर्गत क्या क्या होता है? घूर्णन का मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। तो इस घूर्णन का प्रभाव ये होता है कि जो हम दिन और रात देखते हैं, दिन और रात, तो जो हम दिन और रात देखते हैं वो इसी घूर्णन का ही परिणाम है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जो जैसे स्थिर है वैसे ही बना रहेगा, जो जैसे अभी स्थिति में है वैसे ही बना, जहाँ दिन है वहाँ दिन रहेगा, जहाँ रात है वहाँ रात रहेगा। तो इस तरह से दिन और रात जो होते हैं वो घूर्णन गति का ही परिणाम है। अच्छा, जब दिन और रात होते हैं तो इन दिन और रातों को विभाजित करने का एक रेखा होती है, एक वृत्त होता है। तो इस वृत्त को हम एक इस वृत्त को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब ये आपके सामने एक चित्र आ गया है, इसमें अब जैसे इसको समझिए कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक, और ये पृथ्वी का उसका अपना एक्सिस है, और ये हमारे सूर्यदेव हैं, या जिसे हम सूर्य कहते हैं, ठीक। तो ये सूर्य है। अब ये इसका जो है अक्ष है, ठीक। इसको हम थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे किसी दिन अन्य लेक्चर में। अब ये सूर्य जब पृथ्वी पर अपना प्रकाश डालता है तो ये प्रकाश पृथ्वी की कर्वेचर के कारण, पृथ्वी की अपनी सतही स्थिति के कारण, ये प्रकाश पृथ्वी के एक ही भाग पर या कहें 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ये प्रकाश पृथ्वी के एक भाग पर ही पड़ पाता है। तो जब एक भाग पर पड़ता है तो इसे कहते हैं साइकिल ऑफ, जो ये एक लाइन आपको दिखाई दे रही है ये पूरी की पूरी, इसे ही कहते हैं साइकिल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि प्रकाश वृत्त। इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम होता है प्रकाश वृत्त, यानी कि साइकिल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया। इसके जिस भाग ये मतलब सूर्य जिस भाग में होगा ये अर्धवृत्त उसी दिशा में बनेगा। सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होगा और दूसरे भाग में रात होगी। तो इस तरह से ये घूर्णन का जो है एक परिचय हुआ। तो अब हम इस घूर्णन के परिचय को समझने के बाद में अब हम पृथ्वी के रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को समझते हैं। अब हम बात करेंगे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि परिक्रमण के प्रभाव। परिक्रमण का क्या प्रभाव है और परिक्रमण है क्या? जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, सॉरी ये है सूर्य, और ये इसके चारों ओर इलेक्ट्रिकल पाथ में, यानी कि इसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्त,
दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में जो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण कर, मतलब सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसी गति को जो है परिक्रमण, ठीक, यानी कि रिवोल्यूशन। तो जैसा कि हाँ, मैं ये भूल गया बताना आपको कि जो रोटेशन होता है, रोटेशन आपका लगभग उसका पीरियड जो होता है 23 घंटे या कहीं मतलब 23 घंटे 56 मिनट, सॉरी हाँ 23 घंटे 56 मिनट या जो है 24 घंटे कह दिया जाता है। तो इस तरह से ये आपका तो उसके संदर्भ में बात रही, उसके रोटेशन के संदर्भ में। अब एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है सिड्रियल डे। सिड्रियल डे का क्या या साइड्रियल डे, इसको हम लोग कहते हैं। साइड्रियल डे का संदर्भ तब आता है जिसे हम नक्षत्र दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस। ये उसकी चर्चा है जो कि छूट गई है रोटेशन की। नक्षत्र दिवस का मतलब क्या है? जब हम पृथ्वी पर दिन और रात की गणना, जब हम पृथ्वी पर दिन और रात की गणना तारों के संदर्भ में करते हैं, तारों के आधार पर करते हैं, तो उस गणना को, उस दिन को जो है सिड्रियल डे कहते हैं, यानी नक्षत्र दिवस। और जब वही गणना सूर्य के संदर्भ में की जाती है तो उसे सोलर डे, सौर दिवस। तो इस तरह से आप इन दो तथ्यों को भी याद रखें। अब हम फिर से पुनः अपने अग्रिम टॉपिक पर आ जाते हैं, रिवोल्यूशन पर। तो पृथ्वी अगर देखा जाए तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त कक्षा में चक्कर लगाती है, जिससे जो कि दीर्घवृत्त यानी इलेक्ट्रिकल पाथ में। अब इस इलेक्ट्रिकल पाथ में जो है अब देखा जाए तो इसके प्रभाव तमाम तरह के होते हैं परिक्रमण के, जिसमें कि आपका एक आ जाता है कि चेंज ऑफ द सीजन, यानी कि मौसम या सीजन का जो है परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन। किस तरह से जो है आपका मौसम परिवर्तित होता है, मौसम का परिवर्तन। तो मौसम के परिवर्तन में अगर हम बात करें तो पृथ्वी, जैसे मान लीजिए अभी आपका, अभी आज के समय में अगस्त सितंबर का महीना जो है शुरू होने वाला है और अगस्त समाप्ति की ओर है। तो इसमें अगर हम देखें तो अभी हम जब बात करेंगे इक्विनॉक्सेस की, तो उसमें हम आपको तिथियों के बारे में बताएंगे। अब पृथ्वी अभी की अवस्था में, जो इस समय अवस्था है, वो जुलाई के बाद जो है पृथ्वी धीरे धीरे मतलब सूर्य जो हमारा है वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ रहा है। तो अब जैसे जैसे सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में जो है धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। यानी कि अभी ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु आना प्रारंभ हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आएगी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। तो इस तरह से जो है चेंजिंग ऑफ द सीजन होता है। अब चेंजिंग ऑफ द सीजन में फिर आ जाता है आपका समर सॉलिस्टिक क्या है, विंटर सॉलिस्टिक क्या है, ठीक, उसके बाद इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, ठीक। तो इसको हम समझने के लिए एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने चित्र रहा। इसमें जो है देखिए, आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी द्वारा लिया गया है। इसमें आपका, अब आप इसमें देख सकते हैं क्लियरली, ये आपका जो है
ये एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, ये सब पृथ्वी की गतियां हैं। अब पृथ्वी जो है इसमें देखा जाए तो ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में चक्कर लगा रही है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक। तो इसमें आपको एक मैं तरीका बता देता हूँ इसको याद रखने का। आप सबसे पहले जैसे आपका आ गया इसको आप समझने के लिए, जैसे मार्च हो गया, उसके बाद 3 महीने आप जोड़ दीजिए इसमें, अप्रैल मई और जून। उसके बाद फिर 3 महीने जोड़ दीजिए इसमें, तो जुलाई अगस्त सितंबर। फिर इसमें 3 महीने जोड़ दीजिए, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। फिर से दिसंबर में 3 महीने जोड़ेंगे तो मार्च में आ जाएंगे। जनवरी, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, तीसरा महीना। तो अब ये आपके 4 इस तरह से ये महीने हो जाते हैं। अब इसमें जैसे आप डेट को याद रख सकते हैं, 21 मार्च सबसे पहली डेट है, उसके बाद ये आपकी 21 जून डेट है, और ये आपका 21 जून के बाद ये आपकी 23 सितंबर की डेट है, और ये आपकी 22 दिसंबर की डेट। तो ये मार्च, फिर 3 महीने जोड़ दिए उसमें, अप्रैल मई जून, फिर जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। तो ये तिथियां मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अब इसका कारण आप समझेंगे धीरे धीरे। जब सूर्य 21 मार्च की स्थिति में होता है, 21 मार्च यानी कि 21 मार्च आप इसमें देख सकते हैं, 21 मार्च की स्थिति है ये, ठीक। इसमें सूर्य हमारा मतलब अगर देखा जाए तो इक्वेटर, सॉरी, सूर्य जो है इक्वेटर के सम्मुख है। तो ये आपका एक तरह से हम कहें तो इक्विनॉक्स की स्थिति है, ठीक, इक्विनॉक्स की स्थिति। उसके बाद एक ये स्थिति बनती है 23 सितंबर की, इसमें लिखा हुआ है इक्विनॉक्स, ठीक, और ये इधर लिखा हुआ जो 23 सितंबर की आपकी स्थिति है, इसमें फिर से इक्विनॉक्स आ जाता है, ठीक। 21 जून की जो स्थिति है, जो आपकी 21 जून की स्थिति है, उसे हम लोग कहते हैं समर सॉलिस्टिक, ठीक, 21 जून की स्थिति। और जो 22 दिसंबर की स्थिति है, इसको कहते हैं विंटर सॉलिस्टिक। तो इसका मतलब ये है कि समर सॉलिस्टिक में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, यानी कि जिस समर सॉलिस्टिक हम उस समय की अवधि को कहते हैं जब सूर्य कर्क रेखा पर यानी जून के महीने में। तो ये आपको तिथियां ध्यान रखनी पड़ेंगी, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी में फिर हम जब मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु के ऊपर जब चर्चा करते हैं तो हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो समर सॉलिस्टिक यानी कि 21 जून को 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और फिर उस दिन जो है रात सबसे छोटी होती है। तो समर सॉलिस्टिक 21 जून को, फिर उसके बाद जून से सूर्य पुनः आगे बढ़ता है जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के महीने में पुनः इक्वेटर पर आ जाता है, और फिर इक्वेटर से धीरे धीरे फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर से जो है दिसंबर में जो है मकर रेखा के सम्मुख होता है, और फिर जनवरी फरवरी मार्च पुनः जो है सूर्य मार्च के महीने में आपका इक्वेटर पर। तो इस तरह से जो है समर सॉलिस्टिक, विंटर सॉलिस्टिक, इक्विनॉक्स, ठीक, आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसमें जैसे कुछ ये भी बात है कि इस जो इलेक्ट्रिकल पाथ में कभी कभी ऐसा भी आता है कि सूर्य कभी पृथ्वी के मतलब पृथ्वी कभी सूर्य के पास आ जाती है, तो कभी पृथ्वी जो है दूर चली जाती है। जब पृथ्वी सूर्य के पास आ जाती है तो उस दशा को हम लोग कहते हैं उपसौर,
क्या कहते हैं, उप सौर, यानी कि इसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो पेरिहिलियन। जब सूर्य से दूर चली जाती है पृथ्वी तो उसको कहते हैं अप सौर, यानी कि अपहीलियन। तो इस तरह से जब पृथ्वी सूर्य के समीप आ जाती है तो उपसौर होता है, और जो अपसौर की स्थिति होती है उसमें पृथ्वी दूर चली जाती है। तो जो उपसौर होता है ये आपका 3 जनवरी की स्थिति को 3 जनवरी के दिन होता है, और जो अपसौर है वो आपका 4 जुलाई की स्थिति में होता है। तो अब आप अगर नोटिस करें इस बात को कि 3 जनवरी, यानी कि जनवरी का मतलब हम कह रहे हैं उपसौर, यानी कि पृथ्वी पास आ गई, लेकिन हम तो देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी मतलब हमारे यहाँ ठंडी होती है, लेकिन यहाँ तो कहा जाता है कि पृथ्वी पास आ गई। पास आने का तात्पर्य है कि अब उसको पहले से अधिक सूर्य का प्रकाश मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, मतलब उस समय हमारे यहाँ शीत ऋतु होती है। तो अब वो प्रकाश जो है दक्षिणी गोलार्ध को मिलता है, हमारे उत्तरी गोलार्ध को नहीं मिलता, क्योंकि सूर्य हमारे यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ चुका होता है। तो इस तरह से अपसौर में जो है पृथ्वी पास आ जाती है, पृथ्वी दूर चली जाती है। अब अपसौर में अगर हम कहें तो 4 जुलाई में हमारे यहाँ मतलब काफी ज्यादा गर्मी होती है, उस समय वर्षा भी होती है। तो 4 जुलाई की स्थिति में सूर्य हमारे काफी मतलब हमारे उत्तरी गोलार्ध में तो काफी पास रहता है, लेकिन औसतन जो देखा जाए सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा कम प्राप्त होती है। तो ये मित्रों रही आपकी गतियां पृथ्वी की, और मुझे ऐसी आशा है कि आप इन गतियों के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक, तो इस चित्र के माध्यम से आप ये भी समझ सकते हैं कि इसमें कभी सूर्य हमारा इक्वेटर के समीप लंबवत होता है, कभी जो है कर्क रेखा के समीप लंबवत होता है, कभी जो है मकर रेखा के समीप लंबवत होता है, लेकिन ये कर्क और मकर के बीच में ही हमेशा रहता है। ठीक, ये कभी भी इससे आगे नहीं जा पाता। तो कई बार तो विद्वान इसको कह देते हैं कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखाएं हैं ये सूर्य की सहेलियां हैं। ठीक, तो ये हंसी मजाक के रूप में होता है कि ये जो है सूर्य की सहेलियां, जिनके बीच में सूर्य अटखेलियां किया करता है, इन दोनों के आगे कभी नहीं बढ़ पाता। ठीक, लेकिन आप इसको समझने के तौर पर इसको समझ सकते हैं। ठीक, फिर जब हम क्लाइमेटोलॉजी पर चर्चा करते हैं तो उसमें ITCZ आ जाता है। ITCZ भी इसके साथ साथ चलता है। तो ये भी जो है अगर हम बात करें सीजन का ही एक परिणाम ही है। तो इस तरह से तमाम इसके प्रभाव हो सकते हैं। जैसे जैसे आपको भूगोल विषय की समझ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप इसको समझते जाएंगे। तो धन्यवाद मित्रों।